नमस्ते पाठकों। आज आप सभी मेरे यानी प्रतिज्ञा के साथ सुन रहे हैं कहानी इश्क मुबारक का 29वां भाग। सर आप? वो लड़की भी चौंकते हुए बोली। माहौल उलझन भरा हो चुका था। दरअसल रणदीप की बेटी और बब्बन की बहन कोई और नहीं बल्कि आकर्ष की पर्सनल असिस्टेंट रूही थी। रूही बेटा, तुम इन्हें जानती हो? ठाकुर साहब ने अपनी बेटी से पूछा। हाँ पापा, ये मेरे बॉस हैं। रणदीप ये जानकर घबरा गए कि धृति का पति रूही का बॉस है। कहीं न कहीं उनके मन में बब्बन का डर समाया हुआ था। वो जानते थे बब्बन ये जानकर जरा भी खुश नहीं होगा। वो तो पहले ही रूही के नौकरी करने के भी खिलाफ था। रूही भी आकर्ष को वहां देखकर घबरा गई थी। वो अपने भाई का नेचर अच्छी तरह जानती थी। कहीं बब्बन आकर्ष को कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। वो तो आकर्ष की बहुत इज्जत करती थी। लेकिन रूही और रूही के पिता दोनों में से कोई भी नहीं जानता था कि आकर्ष और बब्बन की एक खतरनाक मुलाकात पहले ही हो चुकी है, जिसमें आकर्ष ने बब्बन को धूल चटा दी थी। आकर्ष ने सबके चेहरे पढ़ लिए थे। वहां खड़े हर शख्स के चेहरे पर बब्बन का डर साफ दिख रहा था। वजह थी आकर्ष का मुखिया जी के परिवार से संबंधित होना, जिनसे बब्बन की हमेशा की दुश्मनी रही। उससे भी बड़ी वजह यह थी कि वो धृति का पति था। धृति जिसे बब्बन बचपन से चाहता था। रूही, तुमने अपने पिता को सब कुछ बताया क्यों नहीं? आकर्ष ने सख्त लहजे में पूछा। वो वहां रणदीप से बब्बन के बारे में बात करने आया था, लेकिन रूही को देखते ही उसका ट्रैक चेंज हो गया। रणदीप ने हैरानी से रूही से पूछा, ये किस बारे में बात कर रहे हैं रूही बेटा? रूही के चेहरे पर पसीना साफ झलक रहा था। वो अपने पिता की तरफ देखकर और घबरा गई और आकर्ष को चुप रहने का इशारा करने लगी। लेकिन आकर्ष ने चुप ना रहने की कसम खा ली थी। बोलो, तुम बताओगी या मैं बता दूं? जल्दी बोलो। रूही के गले से टप टप कर पसीने की बूंदें टपक रही थीं। बहुत हिम्मत करके उसके गले से आवाज निकली। सर, आप वापस चले जाइए प्लीज। आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है। नहीं, अब तो मैं यहाँ से सारी बातें क्लियर करके ही जाऊंगा। आकर्ष से ज्यादा जिद्दी इंसान तो इस दुनिया में भगवान ने दूसरा बनाया ही नहीं था, और रूही उसका स्वभाव बखूबी जानती थी। रूही का पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। तो आप ही बताइए, क्या बात है? रणदीप आकर्ष से मुखातिब होते हुए बोले। आपने अपनी बेटी से पूछा भी है कि वो इस शादी के लिए तैयार भी है या नहीं? रणदीप उसकी बात सुनकर हंसने लगे। आकर्ष को उनका व्यवहार बहुत अजीब लगा। अब ब्याह के लिए हमें अपनी लड़की से इजाजत लेनी होगी। इतने बुरे दिन भी नहीं आए हमारे कि हमें हमारी लड़की से पूछना पड़े कि वो किसके घर जाएगी। रणदीप की इतनी पिछड़ी सोच देखकर आकर्ष भौंचक्का रह गया। उसके गुस्से का पारा धीरे धीरे चढ़ने लगा था। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। भला शादी के लिए भी कोई लड़की से पूछता है क्या? ये तो भेड़ बकरियां हैं, उठाओ और किसी भी खूंटे से बांधाओ। इनमें इच्छाएं, उम्मीदें जैसा कुछ होता ही कहाँ है। इन्हें तो बस शादी करके बच्चे पैदा करने हैं और अपनी पूरी जिंदगी घर की 4 दीवारों में कैद रहना है, बस। इसीलिए तो भगवान ने लड़कियां बनाई हैं। क्यों? सही कहना हूं ना चौहान साहब? आकर्ष के व्यंग बाण सीधा रणदीप के सीने में उतर रहे थे। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। देखिए आकर्ष बाबू,
माँ बाप की जिम्मेदारी लड़की को अच्छा पढ़ाने लिखाने की होती है, जो मैंने पूरी कर दी। शहर भेज दिया, अपनी इच्छा से उसे नौकरी भी करने दी। हमें गर्व है कि हमारी बेटियां ने हर जगह हमारा मान रखा। अब हम अच्छा घर परिवार देखकर उसका रिश्ता करा रहे हैं, इसमें आपको क्या आपत्ति है? रणदीप ने बोला। आकाश अभी भी रूही को देखे जा रहा था। रूही बुत बनी सब सुन रही थी। आकाश को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो लड़की ऑफिस में इतनी सिंसियरिटी से हर बात क्लाइंट्स को समझाती है, वो यहाँ अपनी पूरी जिंदगी के सवाल पर चुप्पी साधे खड़ी है। आकाश को रूही पर भी गुस्सा आ रहा था। उसे रज्जन की कही हुई बातें याद आने लगी। जमींदार साहब ने अपनी लड़की शहर भेज दी ताकि बब्बन की परछाई से दूर रख सके। हाँ, अगर वो छोटी सोच वाले इंसान होते तो अपनी लड़की को कभी शहर नहीं भेजते, इतनी छूट भी नहीं देते। आकाश ने बहुत धैर्य धरकर सोचा, फिर ठाकुर साहब को कंधों से पकड़कर सोफे पर बैठ गया। सर, मुझे कोई कष्ट, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने अपनी बेटी को शहर भेजकर इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई किस लिए करवाई थी? ताकि वो समाज में अच्छा स्थान बना सके, किसी अच्छे पद पर काम कर सके, हमारे मान सम्मान में वृद्धि कर सके। तो फिर आज आप उसकी शादी ऐसी जगह करा रहे हैं जहां उसे कोई शादी के बाद नौकरी नहीं करने देगा। उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी सारी काबिलियत धरी रह जाएगी। और मैं रूही का बॉस होने के नाते आपको बहुत खुशी से बता रहा हूँ, रूही मेरे ऑफिस की सबसे बेहतरीन एम्प्लॉय है। मैं उसे आगे प्रमोट करना चाहता हूँ ताकि वो और भी अच्छा कर सके। रणदीप उठ खड़े हुए। उन्होंने आकाश के सामने हाथ जोड़ लिए। देखिए, मुझे माफ करिए और आप यहाँ से जाइए आकाश बाबू। ये रिश्ता मेरे लड़के ने तय किया है और मैं उसके आगे कुछ नहीं कर सकता। आकाश को बहुत बुरा लगा। उसने एक बार फिर रूही की तरफ देखा। रूही की आंखों में दर्द दिख रहा था। उसके आंसुओं से उसका चेहरा भरा हुआ था। आकाश समझ गया था, बाप बेटी दोनों बब्बन के आगे लाचार हैं। आकाश ने शिष्टाचार पूर्वक आगे बढ़कर रणदीप के पैर छू लिए और रूही की तरफ देखकर मुस्कुराया, फिर रज्जन के साथ बाहर निकल आया। इधर घर पहुंचने के बाद अर्नब अकेला पड़ गया था। वो घूमते घामते धृति के पास पहुंच गया। धृति यार, मैं बोर हो रहा हूँ। एक तो भैया भी मुझे अपने साथ नहीं ले गए, दूसरा तुम्हारे भाई को भी ले गए। बताओ कितना अच्छा एंटरटेनमेंट होता था ना उसके साथ। धृति कमरे में पोंछा मार रही थी। वो मुड़कर हंसते हुए बोली, तो बाहर घूमो पिताजी के साथ, आम के पेड़ फूल रहे हैं, कच्ची अमियाँ खाने को मिलेगी। तुम चलो ना यार, पिताजी के साथ वो मजा नहीं आएगा। वो कुछ बोलती, इसके पहले ही अचानक उसे कुछ याद आ गया और वो झट से हाथ धोकर आई और बोली, अर्नब, तुम्हारे भैया बता रहे थे तुम्हें कोई लड़की पसंद है। अर्नब थोड़ा सा चौंक गया, फिर सोचने लगा, ओह, तो कुछ ही दिनों में इनका रिलेशनशिप इतना सीरियस हो गया कि भैया इनसे अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करने लगे हैं। वो मुस्कुराने लगा और बोला, हाँ धृति, मैंने पसंद तो कर लिया है, बट उस लड़की ने अभी तक मुझे पसंद नहीं किया है। अरे काहे, इतने अच्छे तो हो तुम, तुम्हें कोई ना पसंद करे तो उसके भाग फूटे हैं। अर्नब रूही की शादी की बातें याद करके थोड़ा सा उदास हो गया। क्या हुआ अर्नब, बताओ ना, वो काहे नहीं पसंद कर रही तुम्हें? अर्नब उसे बताने वाला था कि अभी तक उसने रूही को प्रपोज भी नहीं किया क्योंकि उसे रिजेक्शन से डर लगता है, लेकिन उसके शैतानी दिमाग में फिर से खुराफात घूम गई। वो क्या है ना, क्या, बोलो भी। अगर तुम चाहो तो मैं उस लड़की से बात करके उसे समझा सकती हूँ कि तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे लड़के हो, तुम्हारे भैया के बाद। अर्नब ने टेढ़ा मेढ़ा सा मुंह बनाकर गुस्सा जताया तो धृति को और तेज हंसी आ गई।
बताओ ना, वो लड़की काहे नहीं पसंद करेगी तुम्हें? क्योंकि उस लड़की का भैया पे क्रश है, वो मरती है आकाश भैया पर। उसने जले पर नमक छिड़कते हुए कहा। और क्या है ना धृति, भैया भी उसे खूब लिफ्ट देते हैं। बताओ, ऐसे में मैं कैसे अपनी मोहब्बत हासिल कर पाऊंगा? अर्नव ने बोला और मुंह दबाकर हंसने लगा। बेचारा अर्नव इस बात से अनजान था कि रूही के नाम पर घर में पहले ही कोई कांड हो चुका था और अब वो पूरी महाभारत की स्क्रिप्ट धृति के छोटे से दिमाग में घुसेड़ चुका था। धृति कमर पर दोनों हाथ रखकर बिल्कुल छोटी सी एंग्री बर्ड लग रही थी। आने दो तुम्हारे भैया को, देख लूंगी इन्हें भी। इधर आकाश ठाकुर साहब की हवेली से निकलकर कार में बैठा ही था कि स्टीयरिंग पर हाथ रखकर वो जोर जोर से हंसने लगा। पास बैठा रज्जन तो डर ही गया। का हो गया जीजा? आकाश ने हंसते हुए रज्जन की तरफ देखा और बोला, रज्जन एक बात बताओ, जिस साले को पप्पन साले जैसा साला मिलेगा उस साले का क्या होगा? करम फूटे होंगे बेचारे के, और का जीजा, हम यही सोचत रहे। रज्जन की बात सुनकर आकाश हंसते हंसते लोटपोट हो गया। रज्जन अभी भी नहीं समझ पाया था कि उसने इतना फनी आखिर क्या ही कह दिया था। आकाश अभी हवेली से थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि एक काली स्कॉर्पियो उसकी गाड़ी के सामने आकर रुक गई। तो ये था कहानी इश्क मुबारक का 29वां भाग। कहानी में ढेर सारे ट्विस्ट और टर्न्स अब आपका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो के नीचे थैंक्स के ऑप्शन पर जाकर आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके। बाकी लाइक, कमेंट्स और शेयर करने में तो कोई चार्ज नहीं लग रहा, तो वो करते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। कहानी का अगला भाग अपलोड होगा अगले रविवार शाम 7 बजे। धन्यवाद।